हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी बैंकर चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो आरबीआई का मास्टर सर्कुलर। पहला मास्टर सर्कुलर पेंशन डिसबर्समेंट। पेंशन डिसबर्समेंट का जो गाइडलाइन या उससे रिलेटेड पेंशन डिसबर्समेंट से रिलेटेड सर्विसेज का टर्म्स एंड कंडीशंस और बैंक को क्या क्या कंप्लाई करना चाहिए उससे रिलेटेड गाइडलाइन को पढ़ेंगे। और दूसरा मास्टर सर्कुलर पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन। पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन में दोस्तों ज्यादातर डिस्क्रिप्शन है कि आरबीआई या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो कमीशन पे करती है बैंक को, वह डिफरेंट सर्विसेज के लिए क्या क्या पे करती है उसके बारे में चर्चा है। मास्टर सर्कुलर पहला पेंशन डिसबर्समेंट में कुल 12 पॉइंट है, जिसमें कि डिफरेंट पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया गया है कि बैंक को क्या क्या कंप्लाई करना चाहिए। तो अब चलते हैं दोस्तों सीधा पहले सर्कुलर पे, दैट इज डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन। अब आ जाइए दोस्तों पहले सर्कुलर पेंशन डिसबर्समेंट। पेंशन डिसबर्समेंट में जो मुख्य पॉइंट है उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन वेबसाइट। अब पेंशन से रिलेटेड कोई भी जो चेंजेज होगा डीआर का, डियरनेस रिलीफ का, वह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। पेंशन पेइंग बैंक को, एजेंसी को वहां से डिराइव करना है इंफॉर्मेशन और अकॉर्डिंगली अपने पास अपडेट करना है। दूसरा आ गया आपका दोस्तों प्रॉम्प्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। जो भी गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन होगा रिगार्डिंग पेंशन अपडेशन, मॉडिफिकेशन, चेंजेस, वह तुरंत बैंक को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों टाइमिंग ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन। टाइमिंग ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन दोस्तों उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से वह पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बैंक को इंस्ट्रक्ट करती है। अगला आ जाइए पॉइंट दोस्तों रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट। रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट में दोस्तों कंसेप्ट जो गाइडलाइन है वह है कि अगर दो गलती से हो सकता है एक्सेस पेमेंट, या तो डिपार्टमेंट ने ज्यादा कैलकुलेट करके भेजा। देखिए पेंशन का जो कैलकुलेशन है वह कुछ केसेस में कुछ डिपार्टमेंट खुद पेंशन को तय करके बैंक को भेजती है। वैसे केस में तो बैंक का कोई कंसर्न नहीं है वहां, लेकिन जहां बैंक या एजेंसी, पेंशन पेइंग एजेंसी खुद कैलकुलेट कर रही है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन या स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेंशन का अमाउंट, तो अगर वहां गलती होता है तो क्या होगा। अगर बैंक का गलती है तो वैसे केस में रिफंड जो है इमीडिएटली करना है गवर्नमेंट अथॉरिटी को। पेंशन का जो अथॉरिटी है उसको तुरंत पेमेंट करना है, इमीडिएट पेमेंट करना है। उसके बाद उससे रिकवरी कैसे की जाएगी, तो रिकवरी के लिए उस पेंशन अथॉरिटी से, पेंशन डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन सीख करना पड़ेगा बैंक को कि कैसे उसका रिकवरी किया जाए। अगर दूसरा कंडीशन आ जाइए, अगर गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का गलती हो गया कैलकुलेशन में तो और उसके वजह से एक्सेस पेमेंट हुआ है तो वैसे केस में फुल डिटेल के साथ उस डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा लेटर कि इस वजह से यह एक्सेस पेमेंट हो गया, और उसके बाद उसका एक हार्ड कॉपी निकाल के उस कंसर्न फाइल में, पेंशन फाइल में लगा देना होगा और फ्रीक्वेंट उस पर रिमाइंडर करते रहना पड़ेगा टू क्विक रिजोल्यूशन। अब आ जाइए रिम्बर्समेंट ऑफ पेंशन पेमेंट। रिम्बर्समेंट ऑफ पेंशन पेमेंट हम लोग जो भी पेंशन देते हैं वह एडवांस में देते हैं, मतलब सस्पेंस अपना डेबिट करके देते हैं, बैंक डेबिट करके देती है। उसका रिम्बर्समेंट कैसे मिलता है, उसका रिम्बर्समेंट का तरीका है दोस्तों कि रिम्बर्समेंट दो तरीके से हो सकता है। इसका जो नागपुर का जो सेंट्रल अकाउंट सेक्शन है वहां से, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो रीजनल आपका आरबीआई का सेंटर है वहां से उसका रिम्बर्समेंट मिलता है। अब आ जाइए दोस्तों अगला गाइडलाइन कि अगर पीपीओ में फैमिली पेंशन का जिक्र है और उसमें उस फैमिली पेंशन आगे किसको मिलेगा उसका अगर जिक्र किया हुआ है
जनरली स्पाउस, तो वैसे केस में हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि आइदर सर्वाइवर का अकाउंट खोला जाए। और अगर ये एक कंडीशन हो गया, और दूसरा कंडीशन कि पहले से पेंशन अकाउंट चला रहा है आइदर सर्वाइवर के केस में, और उस केस में अगर प्रिंसिपल पेंशन होल्डर का डेथ हो जाता है और आगे जो है फैमिली पेंशन उसमें अगर स्टार्ट होता है, तो वैसे केस में हम उस आइदर सर्वाइवर अकाउंट को कंटिन्यू रखेंगे। अब आ जाइए अगला पॉइंट, सिंगल विंडो। पेंशन से रिलेटेड सारे काम और सीनियर सिटीजन जो कि पेंशनर हैं उनको सारा बैंकिंग सॉल्यूशन बैंक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा, यानी कि 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट पे ही सारा रिजोल्यूशन करेगी। अब आ जाइए दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में दोस्तों एक पॉइंट रह गया, हाँ, विड्रॉल ऑफ पेंशन बाय ओल्ड, सिक, डिसेबल। यह ऑपरेशनल एस्पेक्ट के लिए जरूरी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि जैसे अगर कोई ओल्ड या सिक, डिसेबल ऐसे लोग हैं जो कि साइन नहीं कर पाते हैं, तो वैसे केस में आपको क्या करना है कि थंब इंप्रेशन ले लेना है, या अंगूठा अगर वो लगा रहा है या साइन कर रहा है और दोनों करने में सक्षम नहीं है, तो वैसे केस में टो का, पैर के उंगली का आपको निशान लेके उसे 2 आदमी विटनेस करेंगे। उस 2 आदमी विटनेस में से एक रिस्पॉन्सिबल बैंक अधिकारी होने चाहिए, और ऐसा करके फिर फर्दर पेमेंट किया जाएगा। एक कंडीशन और भी आ सकता है कि वह बिल्कुल ना तो साइन कर पाएंगे ना अंगूठा लगा पाएंगे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दोस्तों अगला प्रावधान यह किया जाएगा कि चेक पे या विड्रॉल फॉर्म पे कोई भी एक मार्क का इंप्रेशन लिया जाएगा। जैसे इसका ले लिए, किसी भी चीज का एक मार्क जो है उस चेक या विड्रॉल पे ले लेंगे, और उसके आगे क्या करेंगे कि उसको 2 आदमी विटनेस करेगा। 2 आदमी कौन विटनेस करेगा? उसमें से एक रिस्पॉन्सिबल बैंक अधिकारी या बैंक स्टाफ होने चाहिए। अब उसके आगे का आ जाइए कि अब उसका पेमेंट लेने के लिए कोई दूसरा आदमी आएगा बैंक में, तो उस आदमी का शिनाख्त भी 2 विटनेस के द्वारा किया जाएगा, और वह आदमी चेक या विड्रॉल के पीछे डिस्चार्ज करके उसका पेमेंट लेगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए अगला पॉइंट है कस्टमर। आ जाइए दोस्तों लास्ट पॉइंट, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कुछ पॉइंट है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, इसमें एक गाइडलाइन है कि पेंशन का डिसबर्समेंट आपको टाइमली करना है। अगर कोई भी डिले बैंक पार्ट पे होता है तो उसमें बैंक को 8% पैनल के हिसाब से उसको कंपनसेट पेंशनर को करना पड़ता है, और यह जो कंपनसेट किया जाएगा बैंक के द्वारा वह विदाउट रिमाइंडर एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन, या कोई भी एरियर पेमेंट तुरंत किया जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर फ्रॉम द पेंशनर। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि बैंक को एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि पीपीओ का कलेक्शन वह डायरेक्ट डिपार्टमेंट से कर ले, और पीपीओ जब उसको मिल जाता है तो विदाउट फर्दर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आरबीआई और अदर एजेंसी वह अपना पेंशन का डिसबर्समेंट का काम स्टार्ट कर ले। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर कैलकुलेशन पेंशन का बैंक करती है, बैंक अगर कैलकुलेशन करती है तो इसमें हमेशा कस्टमर के लिए, पेंशनर के लिए जो क्वेरी का जो रिजोल्यूशन पॉइंट होगा वह हमेशा बैंक होगा। यानी कि अगर बैंक कैलकुलेट करती है पेंशन, वैसे केस में पेंशनर अगर बैंक आता है तो उसका राइट है कि अपने पेंशन कैलकुलेशन को बैंक से समझे, और बैंक को एक जो अरिथमेटिक का जो मेथड है वह इजीली डिस्प्ले करना पड़ेगा पेंशनर को। अब आ जाइए दोस्तों अगला पॉइंट कि बैंक जो क्लेम करती है अपना रिम्बर्समेंट पेंशन के लिए, तो उसमें दोस्तों हमेशा रिम्बर्समेंट में बैंक के ईडी या सीजीएम यह कंफर्मेशन देते हैं
पेंशन ऑथोरिटी को, डिपार्टमेंट को, जो पेंशन पे कर रही है डिपार्टमेंट, कि कोई भी डिले नहीं हुआ है। अब आ जाइए दोस्तों अगला पॉइंट, कि पेंशनर से हमेशा बैंक को सिंपैथेटिकली डील करना है। यह सर्कुलर में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब आ जाइए दोस्तों, ये कस्टमर सर्विस कंप्लीट हो गया। इस सर्कुलर में दोस्तों एक प्रभाकर राव कमेटी का जिक्र किया गया है। प्रभाकर राव कमेटी दोस्तों पेंशन से रिलेटेड मैटर पे था, जिनका रिकमेंडेशन इस सर्कुलर में इंक्लूड किया गया। इनका रिकमेंडेशन के आधार पे ही एक चेकलिस्ट का भी उस सर्कुलर में जिक्र है, कि जिसका कि ऑडिट के समय में ऑडिटर उस पॉइंट को ओवरव्यू करेंगे। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे, चेकलिस्ट फॉर गवर्नमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बैंक या ब्रांच गवर्नमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन को करती है, वहां एक रेडीली चेकलिस्ट अवेलेबल होना चाहिए, और ऑडिट के समय इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट के समय उस चेकलिस्ट के हिसाब से ब्रांच का कैटेगराइजेशन करेंगे, यानी कि रेटिंग करेंगे। उसमें पहला पॉइंट है कि कोई क्या पेंशन पेमेंट में करने समय क्या कोई डिले किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर डिले करते हैं तो डिले पीरियड का 8% आपको पैनल इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, और वह इमीडिएटली देना पड़ता है बिना रिमाइंडर फ्रॉम द पेंशनर। दूसरा चीज कि स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन ब्रांच मैनेजर पेंशनर के साथ कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका आपको यस या नो टिक करना पड़ता है। अगला पॉइंट कि सारे पेंशन अकाउंट में नॉमिनेशन हो गया है कि नहीं, इसका भी वह जांच करते हैं। चौथा पॉइंट कि ब्रांच में इफेक्टिव कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि नहीं, पेंशनर के लिए या गवर्नमेंट बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर के लिए। अगला पॉइंट, जब लाइफ सर्टिफिकेट हम लेते हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट इशू करते हैं। उस मेन सर्कुलर में जो एक पॉइंट दोस्तों डिस्कस करने से रह गया, उसमें एक है कि जब भी लाइफ सर्टिफिकेट कोई भी पेंशनर लाके देता है तो उसे हमें एक्नॉलेजमेंट देना है। और उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एक्नॉलेजमेंट होगा उसमें सिस्टम जनरेटेड नंबर डालना है, ताकि केवल एक रिसीविंग ना देके बल्कि सेम टाइम सिस्टम में अपडेशन भी हो जाए। यह आरबीआई का गाइडलाइन है। अब आ जाइए चलान विद सिन एंड बीएसआर कोड। जो भी ब्रांच या बैंक अगर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करती है, चलान को प्रोसेस करती है, तो उसे उस चलान पे बाद में मुहर लगाना पड़ेगा सिन नंबर का और बीएसआर कोड का। सिन नंबर दोस्तों है चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर सिन, और बीएसआर कोड जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। अब आ जाइए कि जनरली देखा जाता है कि ब्रांचेज में जो चलान हम लोग प्रोसेस करते हैं वह बाहर में रख देते हैं और कस्टमर अपने से निकाल के लेके जाता है, लेकिन गाइडलाइन इसमें अलग है। गाइडलाइन है ये दोस्तों कि इसको कस्टडी में रखना है, केप्ट इन कस्टडी। चलान आपको, स्टाम्प्ड चलान आपको कस्टडी में रखना है, और कस्टमर जब आएगा लेने के लिए तो उसका जो रिसीट होगा, रिसीट को देखने के बाद फिर उसके रिस्पेक्टिव चलान, स्टाम्प्ड चलान को उसको देना है। पहले वाले सर्कुलर में दोस्तों मास्टर पेंशन डिसबर्समेंट में इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर सर्कुलर। आते हैं दोस्तों इस वीडियो के अगले पड़ाव पे, पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन। पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन में हमें कुछ ही पॉइंट का ध्यान रखना है और याद रखना है। इसमें देखिए कौन कौन सा, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऐसा सर्विसेज है जो कि एजेंसी कमीशन के लिए एलिजिबल है और कौन सा नहीं है। तो जनरली बैंक को जो गवर्नमेंट से या आरबीआई से जो कमीशन मिलता है वह डिफरेंट कामों के लिए मिलता है। उसमें मेजर जो काम है वो आपका पेंशन डिसबर्समेंट, दूसरा है कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स का कलेक्शन के एवज में, या अदर कोई सर्विसेज जिसको कि आरबीआई नोटिफाई करती है फॉर द बैंक्स, और उसके बाद उसका कमीशन डिसाइड होता है। और जीएसटी जैसा कि उसमें वो भी आपको मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन के स्लैब में ही आ जाएगा।
कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे आपको कमीशन नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट खुद अपना कोई ट्रांजैक्शन पेमेंट कर रही है तो उस केस में यह माना जाएगा कि वह मतलब ट्रांजैक्शन वह पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट हमारे पास है और वह अपना कोई पेमेंट कर रही है किसी डिपार्टमेंट को, या कोई भी उसमें जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको, वो सर्विस सारा एलिजिबल नहीं होगा पेमेंट फॉर एजेंसी कमीशन के लिए। अब आ जाइए रिपोर्टिंग दोस्तों, इसका रिपोर्टिंग जो है 24/7 जब से मतलब एनईएफटी और आरटीजीएस हो गया है, रिपोर्टिंग इसका इमीडिएटली है, एक्सेप्ट जो भी आपका हॉलीडे है मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत या आपका नेशनल हॉलीडे है उसको छोड़ के बाकी सभी समय में इमीडिएट रिपोर्टिंग है। अब आते हैं सीधा सीधी जो पॉइंट हमें याद रखना है कि हमें कितना कितना कमीशन किस किस सर्विस के लिए कितना कितना मिलता है। तो सर्विसेज को दोस्तों 3 भाग में बांट दिया गया है। एक तो रिसीट पहला हो गया, दूसरा हो गया पेंशन पेमेंट और तीसरा हो गया पेमेंट अदर देन पेंशन। दो हो गया दोस्तों रिसीट, जमा पैसा लेना, ठीक है, और फर्दर उसको गवर्नमेंट को रेमिट करना। दूसरा हो जाएगा पेमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करना। तो पेमेंट 2 तरह का हो सकता है, या तो पेंशन के लिए पेमेंट आप कर रहे हैं या अदर देन पेंशन के लिए पेमेंट कर रहे हैं। पेंशन के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं तो वैसे केस में जो कमीशन का जो कैलकुलेशन होगा वह पर पेंशन अकाउंट, लेकिन अदर देन पेंशन अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वहां जो कमीशन जो कैलकुलेट होगा वह टर्नओवर पे होगा कि 100 रुपीज का टर्नओवर, यानी कि अगर बैंक 500 रुपया अगर पेमेंट किया है अदर देन पेंशन के लिए तो वहां 100 रुपया के यूनिट में 500 हो गया, यानी कि 5 टाइम्स जो यूनिट का है 6.5 पैसे पर 100, उस हिसाब से कमीशन मिलेगा। अब फिर शुरू से चलते हैं। रिसीट दोस्तों 2 तरह से हो सकता है, एक फिजिकल मोड में रिसीट होगा और एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में रिसीट होगा। तो फिजिकल मोड में अगर रिसीट होगा तो पर ट्रांजैक्शन जो आपको चार्जेस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, वह है 40 रुपया पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब आ जाइए, अगर वही रिसीट अगर ई मोड में होगा तो वह होगा आपका 9 रुपया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे। जैसे हम जीएसटी का कलेक्शन करते हैं, ठीक है, जीएसटी का कलेक्शन करते हैं अगर फिजिकल मोड में कर रहे हैं, यानी कि कस्टमर आपके पास चेक लाके देता है, चालान प्रिंटेड लाके देता है, उसका पेमेंट करते हैं, तो वैसे केस में जो आपको कमीशन मिलेगा वह 40 रुपया का मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर खुद बैठ के अपने लैपटॉप से आपका इंटरनेट बैंकिंग यूज करके अगर वह रेमिट कर देता है जीएसटी, तो वैसे केस में आपको 9 रुपया पर ट्रांजेक्शन मिलेगा। इसलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट अकाउंट हमारे पास रहे, जो जीएसटी कंप्लाइंट अकाउंट है उसमें हमें अच्छा खासा कमीशन मिलता है। अब आ जाइए दोस्तों अगला पेंशन पेमेंट। पेंशन पेमेंट दोस्तों पर पेंशन पेमेंट आपको जो है मिलेगा 75 रुपया, ठीक है, पर पेंशन पेमेंट आपको मिलेगा 75 रुपया। इसमें एक क्लाउज है दोस्तों कि एक पेंशन अकाउंट में आपको जो मिलेगा पैसा वह 14 ट्रांजैक्शन के लिए मिल सकता है। साल में हो गया 12 महीना, तो हर एक मंथ आपको पेंशन पेमेंट का 12 ट्रांजैक्शन हो गया, और 2 पेमेंट मिल सकता है आपको मैक्सिमम एरियर या अदर मॉडिफिकेशन का पेमेंट के लिए, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों पेमेंट अदर देन पेंशन। पेमेंट अदर देन पेंशन के केस में दोस्तों जो वहां जो मतलब अमाउंट डिसाइड होगा वह टर्नओवर पे होगा कि कितने रुपए का टर्नओवर है, कितने रुपया बैंक पेमेंट कर रही है, और उसका यूनिट है पर 100 रुपया। 100 रुपया का अगर टर्नओवर होता है तो वैसे केस में 6.5 पैसा पर 100 रुपीज आपको कमीशन मिलेगा। तो इतना ही था इस पेंशन कमीशन में या मतलब एजेंसी कमीशन में। होप कि दोनों सर्कुलर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंसली। थैंक यू।